नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि जो टीजीटी के फाइनल रिजल्ट में हमें कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी, मतलब कितने अभ्यर्थियों का D++ में टीजीटी संस्कृत पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। तो उसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में आज के वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। तो दोस्तों, जब हम D++ टीजीटी संस्कृत की परमानेंट रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपने नोटिफिकेशन वगैरह भी इन्होंने नोटिस जारी किया तो उसमें ये मेंशन कर रखा था कि लगभग 763 के आसपास अभ्यर्थियों ने इसको क्वालिफाई किया टीजीटी एग्ज़ाम को। और काफ़ी लोगों में ये मिथ रहता है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है निश्चित रूप से वो सारे के सारे अभ्यर्थी ई-डोजर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमेशा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो निश्चित रूप से उसका ई-डोजर भरवाया ही जाएगा। अगर उसकी जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट में उसने अप्लाई करा उसमें अगर सीट खाली भी है तो भी, ठीक है। तो ये मिथ होता है कि अगर सीट खाली जा रही है तो उससे ई-डोजर भरवा लिया जाएगा जिस अभ्यर्थी ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है। मतलब जो आपके दोनों पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, दोनों में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना होता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें आपको पता है 30% शायद से SC/ST के लिए और OBC के लिए 35% मिनिमम स्कोर करना ही होता है। तो इन्होंने इस नोटिस में ये मेंशन करा था कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इन्होंने ये नहीं बताया था कि कितने अभ्यर्थियों को इन्होंने ई-डोजर के लिए बुलाया, ठीक है। तो ये मिथ दूर कर दीजिए अपने मन से। जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं सबको ई-डोजर के लिए अप्लाई करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमारे मतलब SC कैटेगरी के थे शायद से वो, तो कि सर हमारे 35 या 37 के आसपास दोनों में नंबर थे, मतलब 70-75 के आसपास उनके नंबर थे, लेकिन जो कट ऑफ गई है आपकी SC की वो तो 81 के आसपास गई है आपको, ठीक है। तो ये मिथ अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। तो D++ टीजीटी संस्कृत में जितने भी अभ्यर्थियों ने ई-डोजर भरा था और ये D++ ने ऑफिशियली जारी नहीं किया, तो जितने भरा था आपने एक फर्स्ट रिकॉल नोटिस में देखा होगा लगभग 23 के आसपास ऐसे कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई थी। तो 23 तो वही कैंडिडेट हो गए। अब जब सेकंड रिकॉल दोबारा से नोटिस आया दोस्तों, उसमें फिर 20 कैंडिडेट आए थे। मतलब जो 23 के आसपास कैंडिडेट थे उन्होंने 3-4 कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके वापस सबमिट कर दिए थे। 20 के आसपास कैंडिडेट सेकंड रिकॉल में भी रह गए थे। अब दोस्तों, अमूमन ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से मानकर चल सकते हैं, जो बच्चा सच में सिलेक्शन लेना चाहता है, जो अभ्यर्थी सच में ढंग से मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो ई-डोजर तो भरेगा ही भरेगा अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी भरती ई-डोजर, ठीक है। तो वही हमें इधर केस देखने को मिला। फर्स्ट रिकॉल में जैसे मैंने आपको 23 के आसपास स्टूडेंट थे, सेकंड में भी 20 थे। तो जो 20 अभ्यर्थी दोस्तों उन्हें सिलेक्शन ही नहीं लेना, मतलब ये आप मोटा माटा मानकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट D++ टीजीटी संस्कृत की, जो सच में शिक्षक बनना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में, वो तो निश्चित रूप से अपना ई-डोजर भरेगा ही भरेगा। और कुछ अभ्यर्थी इसमें ऐसे होते हैं जो ई-डोजर ही नहीं भरते। अब यहाँ दो तरह की बात की जा रही है। मानकर चलो आपके मार्क्स आ गए, आप मेरिट में आपका नाम आ गया, आपने ई-डोजर भर दिया, तो ही दोस्तों आपके लिए रिकॉल नोटिस जारी किया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है। अगर मानकर चलो आपने फर्स्ट ई-डोजर ही नहीं भरा है अपना, तो दोस्तों रिकॉल नोटिस में आपका ना ही एप्लीकेशन नंबर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों ये कि आपको ई-डोजर भरना जरूरी होता है। चाहे अगर मान के चलो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कमी है, चाहे उसमें एक डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए कोई सा भी, बाद में रिकॉल में आपको बता देंगे इतने इतने डॉक्यूमेंट्स कमी। लेकिन अगर आप दोस्तों अपना ई-डोजर ही नहीं भरोगे तो दोस्तों फिर तो रिकॉल का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो 20 के आसपास तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट को लेकर मतलब सीरियस नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ना ही अपने ई-डोजर भरा है। और अमूमन ये अंदाजन लगाया जा सकता है 10 से 15 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग वाले अपना ई-डोजर ही नहीं भरा होगा। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना दोस्तों, कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का पीजीटी में हो जाता है, कहीं का किसी और में हो जाता है, कुछ का मूड बदल जाता है, कुछ प्रैक्टिस के लिए अपना एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 10-15 कैंडिडेट अमूमन हम मानकर चल सकते हैं इतने होंगे। तो दोस्तों 20 तो ये हो गए जिन्होंने अपना सीधा ई-डोजर भरा ही नहीं है, और 10-15 हम अंदाजे के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप मान के चलो 30-35 कैंडिडेट तो ऐसे हो ही गए। साथ ही साथ आपने अभी एक नोटिस भी देखा होगा जिसमें OBC कैंडिडेट के बारे में बताया गया, CTET वगैरह के मार्क्स का उनका इशू है कि आप जानते हैं अदर स्टेट के जो OBC कैंडिडेट होते हैं वो दिल्ली की रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेंगे तो उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अपना CTET भी, उन्हें जब जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा तो उनका CTET भी 90+ उनके मार्क्स होने चाहिए CTET में भी, जब भी वो एलिजिबल होंगे। लेकिन शायद से उनके CTET में कम मार्क्स है तो उनका कुछ इशू चल रहा है। और दोस्तों CTET का आप जब सर्टिफिकेट देखोगे, आप आजकल तो ऑनलाइन डाउनलोड होते हैं, तो उसमें आपको सीधा नीचे की तरफ मेंशन देखने को मिल जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, दोनों में ऐसे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं OBC या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी हैं
जिन्होंने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई किया। तो देखो KVS में तो कोई समस्या होती नहीं, KVS तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसमें तो कोई भी कैसा भी अभ्यर्थी अप्लाई करता है अपनी कैटेगरी में करेगा पूरे भारत से। लेकिन दिल्ली की हम बात करते हैं, थोड़े से नियम अलग हो जाते हैं, दिल्ली का बोर्ड अलग हो जाता है दोस्तों, इसलिए कई बार नियम मानते नहीं मानते, इसलिए DSSB पर आपको काफ़ी सारे केस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हम मानकर भी चलते हैं जिन भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 763 के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, टोटल आपकी 860 के आसपास शायद से आपकी सीट थी, ठीक है। तो मानकर चलो जितने अभ्यर्थियों ने टोटल क्वालिफाई किया, अगर वो सभी के सभी ई-डोजर भरेंगे, वैसे ऐसा होता भी नहीं है, तो फिर भी आप ये मान लीजिए 763 के आसपास जो अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, इसमें 30 से 40 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो ई-डोजर ही नहीं भरा है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो मोटा मोटा आप ये मानकर चल सकते हैं 720 से लेकर 730 के आसपास अभ्यर्थियों ने ई-डोजर भरा होगा जो कि एलिजिबल होंगे। और टोटल आपकी कितनी सीट है दोस्तों? 866, ठीक है। तो एक तो कन्फ्यूजन आपका यहीं दूर हो गया। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि सर 20% ऐसे भी तो है जिन्हें वेटिंग के लिए या फिर एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, ये हाल फिलहाल में DSSB की तरफ से रूल जारी किया गया था। पहले क्या होता था, मतलब अगर DSSB की जो आप एग्ज़ाम देते हैं इसे क्वालिफाई करके जो आप टीचर बनोगे वो तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूल में ही बनोगे। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या करता था, अभ्यर्थियों को ले लेता, बाद में मानकर चलो किसी ने जॉब स्किप कर दिया, फिर किसी भी तरह से वो जॉब नहीं ज्वाइनिंग ले रहा है तो दोस्तों उसकी सीट खाली जाती थी, फिर दोबारा से वो DSSB को बोलता था, DSSB वेटिंग पैनल निकालता था, फिर दोबारा से लंबा प्रोसेस चलता। तो इसलिए इसे हटाने के लिए DSSB ने क्या करा, पहली 20% जितनी भी पोस्ट जिस भी कैटेगरी के लिए निकली उसमें 20% एक्स्ट्रा बच्चों को भेज देता है पहली लिस्ट बना के। तो अगर मानकर चलो 2, 4, 5 बच्चों की जरूरत भी रहती है, मतलब अभ्यर्थियों की, या फिर बाद में वो शिक्षक ही बन जाएंगे, उनकी जरूरत रहती है, तो वहीं से वेटिंग पैनल से उठा लेते हैं। जो लंबा सरकार का प्रोसेस था दोस्तों इसे ख़त्म कर दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ भी ये दोस्तों रूल फॉलो हो रहा होगा। तो दोस्तों वेटिंग से आप क्या समझते हैं? वेटिंग का मतलब यही होता है कि जिन भी अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा जाता है, मानकर चलो कोई टीचर नहीं ज्वाइनिंग ले रहा है, किसी भी टीचर की ज़रूरत है, जितना भी सिलेक्शन हुआ है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जा रही है, किसी को कुछ होगा, किसी का और कहीं सिलेक्शन होगा, तो ऐसे केस में वेटिंग पैनल से उठा लेते हैं। तो ये दोस्तों जब होता है जब जितनी भी सीट निकले टोटल उससे ज़्यादा आपके पास अभ्यर्थी है, जब वेटिंग पैनल तैयार किया जाता है। यहाँ तो दोस्तों जितनी टोटल सीट निकली है उससे कम ही अभ्यर्थी इनके पास है जिन्होंने ई-डोजर भरा है, चाहे हम क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें या फिर ई-डोजर भरने वालों की बात करें, ठीक है। तो वो तो कम संख्या है। तो इधर दोस्तों वेटिंग वाले बिल्कुल निश्चित रूप से मान लें, अगर वो वेटिंग में भी है तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वेटिंग वालों को जब भी सिलेक्शन मिलता है जब उनके लिए सीट होती है। और इधर से जो हम रेशियो देखते हैं तो दोस्तों सीट्स ज़्यादा हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट कम है, तो सीधा आप मानकर चल सकते हो। तो वेटिंग वाला तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जब हम DSSB TGT संस्कृत की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप ये मानकर चल सकते हैं जितनी भी आपको ई-डोजर के लिए कट ऑफ देखने को मिली थी उसी के आसपास ही आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। ज़्यादा आपको 1-2 नंबर का ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेगा, नहीं तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 4 से 5 नंबर का शायद से आपको परिवर्तन देखने को मिल जाए TGT संस्कृत SC कैटेगरी में, क्योंकि SC कैटेगरी में क्वालिफाइड कैंडिडेट ज़्यादा हैं थोड़े से, ठीक है। अन्य कैटेगरी की हम बात करते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको शायद से थोड़ा 4-5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाए। ये भी दोस्तों मैं शायद से बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर अमूमन मोटा तौर पर आप ये मानकर चलें तो जितनी आपको ई-डोजर कट ऑफ देखने को मिली थी उसी के आसपास ही आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो जो अभ्यर्थी 4 से 5 या 6-7 नंबर आ गए, अमूमन मैंने ये देखा है कि 10-10 नंबर भी मैक्सिमम अभ्यर्थी आ गए, बाकी कुछ के तो ज़्यादा ही आए हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। और जिन अभ्यर्थियों का इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ नहीं है DSSB TGT संस्कृत में, तो उन्हें घबराने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर सकते हैं। आपने इस बार के TGT संस्कृत में देख लिया अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कंपटीशन कम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपसे CTET की डिमांड की जाती है। बाकी UP TGT वगैरह देखोगे वहाँ तो आपको ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनके एग्जाम में ना आपसे कॉमन पेपर पूछा जाता है, केवल संस्कृत पूछी जाती है, और UP TET CTET वगैरह की डिमांड भी नहीं की जाती। लेकिन KVS DSSB वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे TGT संस्कृत में आपसे CTET की भी डिमांड की जाती है, और जो आपका एग्ज़ाम आता है उसमें संस्कृत तो आती है, KVS में तो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती, साथ ही साथ आपको कॉमन पेपर भी देखने को मिलता है। और अमूमन TGT संस्कृत के केस में ये होते हैं कि बच्चे जो होते हैं, अभ्यर्थी जो होते हैं, फर्स्ट पेपर में फेल हो जाते हैं और सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स लेते हैं, हमेशा ये देखने को मिला, ठीक है। तो आपको इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। आप निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2, 4, 5 नंबर से इस बार रह गए हैं, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, स्मार्ट वर्क कर लीजिए, आपका निश्चित रूप से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसकी भी कर सकते हैं। शायद से DSSB पहले आपको KVS की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिले, लेकिन KVS के सिलेबस और DSSB के सिलेबस में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। जैसे रीजनिंग वगैरह, हिंदी, इंग्लिश ही आपको, इंग्लिश तो है ही नहीं, इंग्लिश है दोस्तों KVS में, तो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, यही आपको सेम देखने को मिलेगी, जनरल नॉलेज वगैरह। बाकी मैथ्स आपका DSSB में आता है और KVS में आपका मैथ्स भी नहीं आता। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट तो आपका 100 नंबर का यहाँ पर पूछ लिया जाएगा,
और जब KVS की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर केवल आपसे जब इंटरव्यू लिया जाएगा, जब आपकी विषय की आपकी समझ पूछी जाएगी। इसके अलावा एग्जाम वगैरह आप क्वालिफाई करेंगे, वहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी रूप में आपको संस्कृत देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल के समय में जो रूल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। शायद से ऐसा बात की जा रही है कि KVS TGT संस्कृत के सिलेबस में KVS TGT के सभी विषय के सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा, और उसमें मैक्सिमम चांस यही अगर परिवर्तन किया गया कि आपका कुछ मार्क्स का सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जिन भी अभ्यर्थियों ने TGT संस्कृत के लिए अप्लाई किया था या फिर भविष्य में करने वाले हैं, निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिस भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।